इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य भाग 3। इसमें हम आर्थिक विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। तो साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्ठे, जैतून के तेल के फैक्ट्रियां आदि की संख्या काफी अधिक थी, जिसने उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। और इन सब फैक्ट्रियों की वजह से ही उसका आर्थिक स्तर बहुत ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि वहां पर बंदरगाह भी थे, खदान भी थे, ईंट भट्ठों का वहां पर बड़ा सा कंटेनर भी सब लगता था, बहुत ईंट पकाए जाते थे, जैतून की तेल की बहुत सारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, यही उसका आधारभूत था। लेकिन गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदे थे यहाँ पे, क्योंकि इसका अधिक मात्रा में उपयोग वहां के लोग करते थे। क्योंकि गेहूं खाएंगे, अंगूरी शराब तो पिएबे करेंगे, अंगूर का शराब बनता था तथा जैतून का तेल, ये सब बहुत ज्यादा बिकते थे। और आगे की बात हम कर लें तो और ये मुख्य स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, वहां से बहुत कम आती थी, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थिति उपलब्ध थी। यहाँ पर आगे देखेंगे तो शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे, और एम्फोरा में ही इसकी ढुलाई करवाई जाती थी उधर से। और इन मटकों के टुकड़े जो जितने भी होते थे, तो इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी वहीं पर मौजूद है। उल्लेखनीय यहाँ पर है कि रोम में मोटी टेस्टिकियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष वहां पर मिले हैं। पुरातात्विक इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को क्या कर रहे हैं, फिर से सही रूप देने का वो कोशिश कर रहे हैं, और यह पता लगाने में सफल हुए कि देखो सही रूप दिए उनका, उस सभी मटकों को जोड़कर, कंटेनरों को जोड़कर एक सही रूप उनका दिया। उसके बाद से यह पता लगाने में उन लोगों को सफलता मिल गई कि इनमें क्या क्या ले जाए जा सकते थे, चाहे इसमें क्या क्या ले जाया जाता था। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे तो प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उपलब्ध चीनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान करके जितने भी पुरातात्विक वैज्ञानिक वहां पर थे, हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हो पाए हैं कि वो कहाँ बनता था। और ऐसे ही वो लोग बना कर रखते थे, इसी में सब चीज लेकर जाते थे एक जगह से दूसरे जगह पर। और सेम का सेम वैसा ही होता था, मिट्टी का बनता था, चीनी मिट्टी का पकाकर। आगे देखेंगे तो इस प्रकार हम अब कुछ विश्वास के साथ, यहाँ पर अब तो विश्वास हो गया, तो कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम मतलब फैक्ट्री 140 से लेकर 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमो उत्कर्ष पर था, और बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पर फैक्ट्री लगाए गए थे 140 से 160 ईस्वी के बीच में। और उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल जो था, मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें डेसल विस कहते थे। क्या जी? डेसल विस कहते थे। और इसका यह नाम जो था हेनरिक डेसल नामक पुरातात्विक के नाम पर आधारित है, और जिसने इस किस्म के कंटेनरों का रूप निश्चित कर लिया था। वहां पर साफ बताया जा रहा है कि डेसल विस नामक कंटेनर के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों में जहां पर खुदाई हुआ है वहां से पाए गए हैं, क्योंकि ये डेसल विस नामक जो कंटेनर है सबसे ज्यादा उस समय प्रचलित थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन में जितना भी जैतून का तेल हुआ करता था, जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था और बहुत दूर दूर तक बेचा जाता था। ऐसे साक्ष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेषों और
उनके, यहाँ पर देखो कि ऐसे साक्ष्य और सबूत जो हैं अलग अलग प्रकारों से एम्फोरा पात्रों, जो ये बर्तन जो दिख रहा है बड़ा सा, तो एम्फोरा पात्रों के अवशेष और उनके मिलने के स्थान पर जहां पर वो मिले थे उसके बल पर पुरातात्विक यह बात बता सकते हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के, जहां पर स्पेन में जैतून का तेल बनाया जाता था, तो जैतून के तेल के उत्पादक अपनी इतावली प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफलता मिली थी। इन लोगों को छीनने में ये लोग सफल हुए थे, क्योंकि हर चीज का एक प्रतिद्वंदी होता है, दुश्मन होता है, तो वहां पर भी कंपटीशन था। इसलिए वो तेल के बाजार के लिए कि दबदबा किसका रहेगा, जिसका ज्यादा तेल बिकेगा उसका दबदबा रहेगा, इसीलिए खूब ज्यादा कंपटीशन वहां पर होता था। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा, इसीलिए यह संभव हुआ। दूसरे शब्दों में बताएं तो अलग अलग प्रदेशों के जमींदार, भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक जितने भी हुआ करते थे, अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे कि अलग अलग सामान हम बेचेंगे, तुम ये बेच लो, हम ये बेचेंगे, तुम वो बेचोगे, तुम वो बेचोगे। ऐसे वो लोग बांट लिया करते थे हर सामान को। बाद में देखा जाए तो उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, जहां से वो लोग जैतून का तेल बना सकते हैं। और तीसरी तथा चौथी शताब्दियों के अधिकांश भाग में इनका उस क्षेत्र में बोलबाला हो गया था, और उसी क्षेत्र में ज्यादा खेती बाड़ी करते थे, तेल निकालते थे और बाजार में ले जाकर बेच देते थे। फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया और पूर्व वाले उस पर कब्जा कर लिए, और प्रवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, फिर वहां पर एगियन का नाम दिया जा रहा है, तो एगियन दक्षिण एशिया, माइनर तुर्की, उसको तुर्की के नाम से जाना जाता है, तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीनिया व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्याता बन गए थे, क्योंकि उनकी जितने भी जड़ था, जड़ को उखाड़ दिया गया, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने जीत हासिल कर दी, उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया, क्योंकि उससे अच्छा सामान यहाँ पर बनाकर देने लगे, जड़ ही उखाड़ दिया। उसके बाद से 5वीं और 6ठी शताब्दियों के बीच में एगियन दक्षिण एशिया, माइनर तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीन व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्याता उस समय से बन गए, क्योंकि उनका सारा संबंध तोड़कर अपना संबंध बना लिया। जबकि हम आगे देखेंगे तो भूमध्य सागर के बाजारों में, जिसमें हम लोग एशिया वाला सारा इलाका आता है, तो बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में, जो अफ्रीका से कंटेनर आते थे, तो कंटेनरों में अचानक कमी हो गई, क्योंकि अफ्रीका वाले तो अब हार चुके थे, अब कहां से देंगे। और इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ देखा जाए तो अलग अलग प्रदेशों की असमृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती थी, क्योंकि परिवहन के क्षमता के अनुसार ही आपके उत्पादन पर निर्भर करता था। आप जितना ज्यादा परिवहन कर सकते हो उतना ज्यादा आप सामान को उत्पादित करोगे, लेकिन जितना आप उत्पादित कर सकते हो उतना ज्यादा आप परिवहन की क्षमता को विकसित करोगे। इसीलिए बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उसके उत्पादन तथा परिवर्तन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती थी, कि वह कितना ज्यादा इसमें प्रमुख रहेंगे। क्योंकि गुणवत्ता ठीक, उत्पादक ठीक करेंगे तो परिवहन तेजी से करेंगे, और जब ये तीनों कर पाए तो उन्हीं का बोलबाला पूरा बाजार में रहेगा। साम्राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण, क्योंकि असाधारण उर्वरता उनके पास थी, तो असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, क्योंकि वहां पर खेती बाड़ी बहुत अच्छे से किया जाता था। यहाँ पर जैसे देखा जाए तो इटली में कैंपिनिया, सिसिली मिस्र में फयूम, गैलीली और बाइजेरिकियम, उसको बोलते हैं
ट्यूनिसिया, दक्षिण गोल जिसे गैलिया नार्बोनेसिस कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गैलिया नार्बोनेसिस उसको कहते हैं, तथा बाइटिका दक्षिण स्पेन के नाम से उसको जानते हैं। तो दक्षिण स्पेन, एस्टेबो तथा फिलीपींस जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से कुछ एक था, क्योंकि सबसे ज्यादा अमीर लोग इसी इलाके में रहते थे जिसका मैंने नाम लिया है। शुरुआत से मैं यहाँ पर नाम ले लूं तो इटली में कैंपेनिया चले जाओ, हिंदुस्तान में मुंबई के इलाके में चल जाओ, चेन्नई के इलाके में चल जाओ, गोवा में चल जाओ, कर्नाटक में चल जाओ, केरल में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, चाहे आप गुजरात के कच्छ और दादर वाले इलाके में जाओ। उसके बाद से मिस्र का इलाका भी, मिस्र में फयूम, गैलीलिया में गैलीली और बाइजेरियकम, तो वहां पर इसको आज भाषा में जानते हैं ट्यूनिसिया के नाम से जानते हैं। और आगे है दक्षिण गोल में गैलिया नार्बोनेसिस, वहां पर भी लोग बहुत अच्छे तरीके से अमीर अमीर लोग रहते थे। और वाइटिका जिसको आज स्पेन के नाम से जानते हैं, और स्पेन में सबसे ज्यादा उधर शराब की बिक्री होती है जो अंगूर का होता है। ना कोई बीमारी ना कोई टेंशन, जितना मन करे पियो शराबी, मौज करो शराबी। सबसे बढ़िया किस्म की, सबसे अच्छा किस्म की अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी, और कैंपेनिया वाले पता ना उसमें कौन सा जड़ी बूटी घोल देते थे कि सबसे अच्छा लगता था, गुणवत्ता भी अच्छा था। सिसिली और बाइजेकियम, तो सिसिली और बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे, और गैलीली में गहन खेती की जाती थी, किसकी, गेहूं की। इतिहासकार जोसिफस ने लिखा है कि प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी थी। समझो कि थोड़ा सा भी जमीन नहीं छोड़े थे। और आगे देखा जाए तो स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में जाओगे तो गुआड लक्विविर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों, जिसको फंडी बोलते थे, फंडी से आता था, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल वही भेजते थे, शराब भी वही भेजते थे, मतलब भेजते थे वहां से बेचने के लिए। दूसरी ओर देखा जाए तो रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे, बहुत ज्यादा उसमें प्रसिद्धि नहीं थी, लेकिन कुछ इलाके में था, क्योंकि रोम के इलाके में भी उतना ज्यादा अमीर लोग रहा नहीं करते थे, उतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था। उदाहरण अर्थ देखा जाए यहाँ पर तो नुमीडिया, आधुनिक उसको अल्जीरिया के नाम से जानते हैं, जहां पर आतंकवादी संगठन आज बहुत ज्यादा है। तो अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होते थे, बहुत ज्यादा। चरवाहे तथा अर्ध यायावार अपने साथ में अवन आकार की झोपड़ियां, अवन आकार के मतलब क्या, वो खरपतवार का ऊपर जाकर मुड़ जाता था ना, जिस तरह खोप होता है गांव में, तो वैसे प्रकार के झोपड़ियां, जैसे मैपालिया कहते थे, उसको क्या कहते थे, जिन्हें मैपालिया कहा जाता था। तो झोपड़ियां उठाए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन यहाँ पर जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ था, जब उत्तरी अफ्रीका में जब रोमन जागीरदार वहां पर आए थे, उनका जब विस्तार हुआ तो वहां चरगाहों की संख्या में भारी कमी आई, और खाना बदोश चरवाह जितना भी हुआ करते थे, घूम घूम कर चरवाही करने वाले, अपने पशु पक्षियों को चराने वाले, उनकी आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई थी। और स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र में जाओगे आप तो उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था, बहुत कम, आज तो थोड़ा विकसित है लेकिन पहले बहुत कम था। और इसमें अधिकतर क्लेटिक भाषाई किसानों की आबादी थी। क्या थी? क्लेटिक भाषाई किसान उसमें सबसे ज्यादा थे, जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे। और पहाड़ के चोटी पर बसोगे तो खेती बाड़ी कहां से करोगे? इन गांवों को केस्टेला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केस्टेला के नाम से उनको जाना जाता था। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करते हैं तो हमें इन असमानताओं को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। जो असमानताएं हर जगह पर दिखती है, हमें उसको कभी नहीं भूलना चाहिए।
चलिए कुछ यहाँ पर देखते हैं। ऋतु प्रवास से तात्पर्य है कि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियां तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वालों तथा चरवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन होते रहता था इन लोगों का, क्योंकि मौसम के अनुसार चरवाहे जितने भी थे एक जगह से दूसरे जगह जंगल के रास्ते से आते जाते रहते थे। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम यह न मान बैठे कि हम यह आसानी से नहीं मान बैठे कि यह एक प्राचीन दुनिया थी। इसलिए उस समय के लोगों का सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन आदिम या पिछड़ा हुआ करता था, क्योंकि उनका जो आर्थिक जीवन था बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत गरीब लोग हुआ करते थे। और अफ्रीका में आज भी बहुत सारा जनजातीय समुदाय है जो बहुत गरीब है। लेकिन यहाँ पर बात करें, लेकिन स्थिति इसके कुछ विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से वहां पर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पानी का शक्ति के बारे में सब कोई जानता था, लेकिन उसका इस्तेमाल करना कोई नहीं जानता था। लेकिन बाद में इस्तेमाल किया जाने लगा और इस काल में जल शक्ति से मिले चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई और पानी के शक्ति के वजह से ही मशीन चलाना चालू कर दिया गया था। भाप इंजन, समझ में आया ना। तो स्पेन की सोने और चांदी की खदानों, स्पेन में जितने भी सोने और चांदी के खदान थे, तो उन सभी चांदी के खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। जल शक्ति से वहां पर खुदाई करना चालू हो गया और पहली तथा दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। बहुत ज्यादा वहां से खनिज निकाले गए और उस समय उत्पादकता का स्तर जो था इतना ऊंचा हो गया था कि 19वीं शताब्दी तक, यानी लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को हमें नहीं मिलता जितना वो लोग वहां से उत्पादित कर चुके हैं। उस समय सुसंगठित वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्था थी और उस समय भी व्यवस्थित बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। बहुत ज्यादा इस्तेमाल, अच्छे तरीके से इस्तेमाल रुपया पैसा का वो लोग करते थे। और इन सभी बातों से यह संकेत हमें मिलता है कि हमें रोम की समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है और कितना ज्यादा हम उसके अर्थव्यवस्था को कम आंकने लगे थे। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, रोम की समुन्नत अर्थव्यवस्था को, पूरा अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक थी। अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर भी विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। अब उसके बारे में तो हम यहाँ पर बताएंगे, उससे पहले दास प्रथा और श्रम संबंधित मुद्दों पर भी विचार कर लिया जाए, तब मालूम चलेगा समुचित रोम साम्राज्य में कैसा अर्थव्यवस्था था। आगे देखेंगे तो दासों के प्रति व्यवहार, उसके बाद श्रमिकों पर नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ही समय बाद यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ही समय बाद शहर के शासक ल्यूसियस पेडेनियस, जिसका सेकेंडस का उसके एक दास ने, इसका नाम था ल्यूसियस पेडेनियस सेकेंडस, उसका एक दास मतलब उसके नौकर ने उसका कत्ल कर दिया। कत्ल के पश्चात पुराने रिवाज के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाएगी और सबको फांसी देने के लिए बोल दिया गया। परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्र होने लगी, वहां पर भीड़ इकट्ठा हुआ और दंगे शुरू हो गए। सेनेट भवन को घेर लिया गया और हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने, जितने भी वहां पर सदस्य थे, बहुत ज्यादा सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया कि परिवर्तन नहीं करना है। जो सेनेटर वहां पर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मसाले लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को कार्यान्वित किए जाने से रोक दिया। मतलब ये फांसी रोकने के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया।
नारों ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई। नारों ने अभिलेखों के द्वारा जितने भी वहां पर लोग हुआ करते थे, नारों के वजह से वहां पर फटकार लगाई और उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी गई जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया था। और सारे सैनिक वहां पर खड़ा हो गए। क्यों खड़ा हो गए? रोक लगाने के लिए कि भैया हम तो रोक लगाएंगे। जहां पर फांसी देना था वहां पर सारी सेना को खड़ा कर दिया गया। यहाँ पर लिखा है, दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए दासों को बहुत ज्यादा संबंध बनाने के लिए बोला जाता था। और ऐसी प्रथा थी कि जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अत्यधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करो। और उनके बच्चे भी आगे चलकर दास ही बनते थे। महान थोड़े बनेंगे, नौकर का बेटा नौकर न बनेगा, राजा थोड़े बनेगा। लेकिन कुछ नौकर के बेटा होते हैं जो राजा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। और यहाँ पर है कि सामने के पृष्ठ पर आरंभिक तीसरी सदी ईस्वी चर्चल अल्जीरिया की, पहले उसको अल्जीरिया जानते थे, आज भी अल्जीरिया के नाम से जानते हैं, तो अल्जीरिया की पच्चीकारी यहाँ कृषि के दृश्य ऊपर देखा जाए तो बीज बोना व हल चलाना, और नीचे देखा जाए तो अंगूर के बागानों में काम करना। ये दो काम उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आते थे, क्योंकि उन्होंने उस दो काम को बहुत अच्छे तरीके से किया भी था। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं श्रमिकों पर नियंत्रण उन लोगों ने कैसे रखना शुरू कर दिया। क्या आपको बोर लग रहा है? बोरिंग फील हो रहा है? इतिहास पढ़ने में बोरिंग किस बात का? हाँ, आज तक मैंने भी सोचा था, आज तक नहीं, जब क्लास लाइफ में पढ़ता था इतना बोरिंग चीज कौन पढ़ेगा रे। लेकिन आज वही चीज अच्छा लगने लगा है। लेकिन खुद पढ़ते पढ़ते सो ही जाता हूँ। पढ़ाने में पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर और निकटवर्तीय पूर्वी, तो वहां के निकट के जितना भी पूरब का इलाका था जिसमें पश्चिमी एशिया आ जाएगा, तो पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी। इधर से दास पकड़कर नौकर श्रमिक पकड़कर वहां पर ले जाया जाता था। इधर के लोग भी भाग गए। यहाँ पर कर्जदार बनकर डूबने से अच्छा है, मरने से अच्छा है, जाओ आप भागो, खटो, वहीं पर जिएंगे मरेंगे। चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी थी और गुलामी की प्रथा को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं किया था। इसका अर्थ यह निकल कर आता है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। यहाँ पर अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो बहुत ज्यादा मेहनत नौकर दास जो गुलाम हुआ करते थे वही करते थे। तथापि यहाँ पर देखा जाए तो यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती थी, क्योंकि उधर का बात था, उधर कानून अलग था। जहां ऑगस्टस के शासन काल में इटली के कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। जब ऑगस्टस का राज था वहां पे तो 75 लाख आबादी थी उसके पूरे इटली की कुल जनसंख्या, उसमें से 30 लाख उसके दास ही हुआ करते थे, बाकी का लोग आजाद थे। किंतु साम्राज्य यहाँ पर है, किंतु समग्र साम्राज्य, पूरे साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था, मतलब वो एक तरीके से पूंजी का निवेश था सब। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल न कराने की सलाह दी है। यहाँ पर देखा जाए तो वहां पर रोमन के एक लेखक हुआ करते थे, उन्होंने जमींदारों को यह सलाह दी है कि इन लोगों से ज्यादा इस्तेमाल ना करवाओ, इन लोगों से ज्यादा मेहनत गुलामी मत करवाओ। जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, अथवा मतलब फसल के कटाई के लिए बहुत ज्यादा उनको वहां पर श्रम संख्या की जरूरत पड़ती थी, अथवा स्वास्थ्य को भी बचाने के लिए इन लोगों पर खर्चा करना पड़ता। जैसे मलेरिया, बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि मलेरिया उस समय बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी था। मलेरिया, फ्लैग, चेचक बहुत डेंजर बीमारी हुआ करते थे। ऐसे विचार के रूप में यहाँ पर देखा जाए तो दासों के प्रति सहानुभूति पर भी नहीं, बल्कि यहाँ पर है कि ऐसे विचारों को समझा जाए
तो सहानुभूति के अनुसार देखा जाए तो भी नहीं, बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। कैसे? फिर से पूरा लाइन सुनो। ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। उनको वेतन दिया जाता था और उसके बाद वेतन पर राजी हुआ लोग, उसके बारे में बताया जाएगा। एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्रायः क्रूरता पूर्वक वहां पर व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग, जितने भी साधारण लोग थे, उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे। आगे की बात करें तो नीरो के शासक, नीर इलाके का नाम है। ऐसे नीर पानी को भी बोलते हैं, संस्कृत शब्द है नीर, पानी को संस्कृत में नीर बोलते हैं। तो नीरो के शासक, जितने भी वहां पर शासक थे, तो नीरो के शासन काल में जब नीर राजा बना तो उसके शासन काल में घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए। एक इतिहासकार क्या करता है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। हाशिए पर बॉक्स में यहाँ पर दिखाया गया है, जो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह फांसी, हत्या एक ने किया, फांसी पर पूरे को लटकाने का आदेश मिल गया था। जब पहली शताब्दी में, अब शुरुआती शताब्दी में ही कुछ होना था, तो जब पहली शताब्दी में शांति व्यवस्था स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए थे, क्योंकि उस समय किसका राज था? उस समय अलेक्टस का राज था। किसका राज था? अलेक्टस का, क्योंकि पूरा तरीके से सब चीज शांत रहा करता था। शांत हो गया और दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी थी, और दास श्रमिक जितने भी थे, प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन मतलब स्लैव ब्रीडिंग अथवा वेतन भोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा, और उन सभी को वेतन लेने लायक बनाया गया, उसको वेतन भोगी मजदूर बना दिए गए। और वेतन भोगी मजदूर रास्ते तो पड़ते ही थे, वेतन भोगी जितने भी मजदूर थे रास्ते पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा या रखा जा सकता था, क्योंकि बहुत ज्यादा मजदूर थे। वास्तव में देखा जाए तो रोम में सरकारी निर्माण कार्य पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग, जितने भी प्रयोग होते थे दासों पे, तो दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था, क्योंकि दासों को रखना बहुत महंगा पड़ता था। उनके लिए कपड़ा, खाना पीना, बर बीमारी, पैखाना, रहने की पूरा व्यवस्था करना बहुत ज्यादा समस्या हो जाता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत देखा जाए तो जो भाड़े पाते थे, उन मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था, खिलाना पड़ता था, और उनके अन्य खर्चे भी हमें उठाना पड़ता था, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसीलिए संभवतः बाद की अवधि में जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, तो उस समय अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे, और कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा ही हुआ। और दूसरी ओर देखें तो इन दासों और मुक्त व्यक्तियों जो मुक्त हुआ करते थे, दास और मुक्त व्यक्ति, अर्थात ऐसे दास जिन्हें उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया हो, बाद में उनको मुक्त कर दिया गया, उनको व्यापक प्रबंधों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया गया। और जितने भी दास लोग थे, गुलाम लोग थे, उन्हें फिर से नियुक्त किया गया था, नौकरी पर नियुक्त किया गया था, कि गुलाम से हटाकर उन लोगों को गुलामी के चंगुल से निकालकर उन्हें नौकरी पर रख दिया गया, वेतन दिया जाता था, दिहाड़ी, रोज काम करो पैसा ले जाओ। यह स्पष्टता देखा जाए तो उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापक व्यापार चलाने के लिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करेंगे ही, तो व्यापार चलाने के लिए पूंजी, यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देती थी कि भैया अब तुम गुलामो, अब यहाँ पर काम करो तुम। और ये तो मुझे पता नहीं कि उनको वेतन पर रखा गया था वो खुश थे कि नहीं थे, लेकिन मैं मानता हूं कि चिड़िया को पिंजरा से आजाद कर देने के बाद चिड़िया खूब चहचहाती है, खूब खुश रहती है, लेकिन बाहर के माहौल में ढलने के लिए उसे समय लग जाता है।
एक कहानी बताता हूं अपने इलाके की, अपने इलाके की नहीं, भारत के इलाके की। तो यहाँ पर एक जेल में अनेकों कैदी रहा करते थे, जो छोटा मोटा खून खराबा करके चले आते थे, चाहे छोटा मोटा जुर्म करके चले आते थे। बाहर जाएंगे फिर जुर्म करेंगे, अंदर चले आएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर एक अच्छा सा बाउंड्री मिलता था, उसके अंदर ही काम करना पड़ता था, ना चिक चिक ना चुक चुक। थाली लेकर जाना है, खाना लेकर खा लेना है, कपड़ा वपड़ा पहनने का टेंशन है नहीं, आराम से बैठ कर ऐश की जिंदगी जीना है। लेकिन एक जेलर ने बोला इसको इन सबको बाहर निकालो, इन सबका जरूरत इसमें नहीं है। तो उन सबको बाहर निकाला गया। अब वो लोग बोल रहे हैं कि हमको घर से मत भगाइए साहब, हम घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। अरे भैया जेल है, घर थोड़े है तुम लोगों का, तो हम घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। फिर उन सबको रिहा कर दिया गया। बाद में वो सब फिर खून खराबा करके, फिर 2-3 क्राइम करके वो फिर से उसी जेल में पुनः वापिस आ गए। इसीलिए जेलर को लग गया कि अगर अंधे के सामने खजाना भी रख दिया जाए ना, तो अंधा वहां से निकल जाएगा, खजाना वहीं का वहीं पड़ जाएगा। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि आपको बाहर के माहौल में ढलना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने वाले लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं, समझ में आया। और रोमन कृषि, क्योंकि रोमन लोग तो खेती बाड़ी करते थे। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने, जो रोमन कृषि पर लिखना चाहते थे, लेखकों ने श्रम प्रबंध की ओर बहुत ध्यान दिया। और दक्षिण स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक जितने भी थे, कोलुमेला, तो कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों, जितने भी जमींदार थे, तो जमींदारों को अपनी जरूरत से दोगुनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों का सुरक्षित भंडार करना चाहिए। अपने जरूरत से दुगना वो वहां पर भंडार कर ले, ताकि उत्पादन लगातार होता रहे। क्योंकि दास संबंधित श्रम समय, दास से संबंधित जितने भी श्रम समय थी, उसकी हानि ऐसे मतों की लत से होती थी कि मेरे पास तो बहुत चीज है, बहुत कुछ है। यहाँ पर साफ लिखा है, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसे मतों की लागत से अधिक बैठती थी, इसलिए सामान कम करवा दो, लोग अपनी जरूरत के हिसाब से खुद पैदा कर लेंगे। और नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि जितने भी नियुक्ति लेते थे, तो उनकी एक आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता है। क्योंकि जब तक आप उस पर ठीक से रख रखाव नहीं करोगे तो आपका काम ढंग से नहीं होगा। और इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। इसलिए मैनेजर और वो वहां पर सुपरवाइजर हुआ करते थे। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। और कोलुमेला था, तो उसने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी कि 10-10 समूह अलग अलग बनाओ। और यह दावा किया था कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा था और कौन कमचोरी कर रहा था। यह सब आसानी से मालूम चल जाता है। और इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधों पर विचार के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया जाता था, बहुत ज्यादा कोशिश किए जाते थे, क्योंकि श्रम प्रबंध पर विस्तार से विचार किया जाता था उस समय। और वरिष्ठ पलिनी एक प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञान के लेखक ने दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की थी कि अगर दास समूहों का इस्तेमाल लोग करते थे, उसकी यह कहकर उसने निंदा की थी। कौन? प्राकृतिक वैज्ञानिक ने। ठीक है, वरिष्ठ पिपनी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, उसने निंदा की थी कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका था। उत्पादन बढ़ाने का सबसे घटिया तरीका था, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था और पैरों में जंजीर बांधकर उनको अलग अलग काम करवाए जाते थे। ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीक होते थे, बहुत ज्यादा यह कष्टदायक था। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज विश्व के अधिकांश फैक्ट्रियां जो भी है, श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती है।
वास्तव में देखा जाए तो रोमन साम्राज्य के मूल औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे। अरिस्ट प्लिनी ने सिकंदरिया के फ्रैंकिसनेस यानी सुगंधित राल, ऐसा चीज होता था जिसमें बहुत ज्यादा महक आता था। तो सुगंधित राल की फैक्ट्रियों की हालत का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जहां उनके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो, बहुत जितना मन करे उतना कड़ा निरीक्षण रखो, पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था। और कामगार जितने भी मजदूर हुआ करते थे तो मजदूरों के एप्रनों पर एक सील लगा दी जाती थी। क्या चीज? कामगारों के एप्रनों, जो काम करते थे उस पर सील लगा दी जाती थी, जिन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था। सील की जगह पर उनको एक मास्क पहनना पड़ता था और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। फैक्ट्री से बाहर निकलो, कपड़ा उतार दो, फैक्ट्री से अंदर आओ तो कपड़ा पहन लो, उसके बाद से दूसरा कपड़ा पहनो ना। कृषि श्रमिक जितने भी थे, कृषि श्रमिक अवश्य ही थके थके से रहते थे और उन्होंने नापसंद किया जाता था। उनको क्या किया जाता था? उन्हें नापसंद किया जाता था, क्योंकि तीसरी शताब्दी के एक राज्य देश में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है, जो अपना गांव छोड़कर भाग गए, जिनमें यह कहा गया कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे हैं ताकि उन्हें खेती के काम में न लगना पड़े, इसलिए वो गांव छोड़कर जा रहे हैं, खेती नहीं करेंगे। और ये फ्रैंकिंसेंस जो है एक यूरोपीय नाम का जो वास्तव में सुगंधित राल था, सुगंधित द्रव्य था। इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती, इत्र बनाने के लिए किया जाता था। इसे बुसवेलिया के एक पेड़ से प्राप्त किया जाता था और इस पेड़ के तने में बड़ा छेद करके और इसके राल, मतलब उसका जितना भी रस होता था, रस को बहने दिया जाता था। और जब रस बहकर सूखने पर, जब वो सूख जाएगा तो सूखने पर राल प्राप्त किया जाता था, मतलब वो टाइट होकर मिल जाएगा। और फ्रैंकिंसेसिस की सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल जो थी अरब प्रद्वीपीय से आती थी, अरब प्रदेश से आती थी, क्योंकि अरब के प्रदेशों से अच्छा माल आता था। संभवतः यहाँ पर देखा जाए तो यही बात अधिकांश फैक्ट्रियों और कारखानों पर लागू होती थी। और 398 के एक कानून में यह कहा गया था कि कामगारों को दागा जाता था, उन पे शरीर पे कुछ निशान बनाए जाते थे, ताकि यदि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो उन्हें पहचाना जा सके। और कई निजी मालिक जो हुआ करते थे, कामगारों के साथ ऋण संबंधी, चाहे ऋण संविदा के रूप में करार कर, मतलब उसको मान लेते थे, ताकि वे यह दावा कर सके कि उनके जितने भी कर्मचारी थे, तो कर्मचारी उनके कर्जदार हैं, और इस प्रकार वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रख पाते थे। दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक शुरुआत में देखा जाए, जब दूसरी शताब्दी की शुरुआत हुई तो उस समय लेखक हमें बताते थे कि हजारों श्रमिक जो हुआ करते थे, गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण कर देते थे, क्योंकि वे मुक्त थे। क्या थे? वे मुक्त थे। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ही ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी, गुलामी स्वीकार कर ली थी। हाल ही में देखा जाए तो खोजे गए ऑगस्टीन के पात्रों में, जो टीन जैसा सामान चीनी मिट्टी का होता था, तो ऑगस्टीन के पात्रों में से एक पत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेच देते थे, 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। और ऑगस्टीन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या इन बच्चों को आजाद कर दिया जाता था? तो ग्रामीण ऋणग्रस्त जितने भी हुआ करते थे और भी
अधिक व्यापक थी, क्योंकि इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी से कितना 66 ईस्वी से जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र, साहूकारों का जितना भी ऋण पत्र होता था उसको नष्ट कर डाले, क्योंकि कुछ लेखा जोखा रहबे नहीं करेगा, टेंशन खत्म। फिर भी हमें इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अधिकतर श्रमिक जितने भी मजदूर हुआ करते थे इन तरीकों में दबाव डाला जाता था उनके ऊपर। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में साम्राज्य जितने भी सम्राट थे, तो साम्राज्य के सम्राट एस्टेसियस ने ऊंची मजदूरियां देकर, बहुत ज्यादा वेतन देकर समूचे पूर्वी क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत के क्षेत्रों में दारा शहर का निर्माण कार्य करने के लिए उनको लगा दिया। उनको निर्माण किया जाता था, किसके लिए? दारा शहर का निर्माण करने के लिए उन सभी मजदूरों को लगा दिया गया। और इन दस्तावेजों, जिसको पैपायरस का बहुवचन शब्द है, तो पैपायरस से हम यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि 6ठी शताब्दी तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वी भाग में वेतनभोगी श्रमिक जो हुआ करते थे कितने अधिक फैल गए थे, ये यहाँ पर बताया जाता है। क्योंकि उतने बड़े इलाके से श्रमिकों को बुलाकर, कर्मचारियों को बुलाकर एक बार वेतन पर रखो, आप पूरे क्षेत्र में फैला दो उनको, ये बहुत बड़ा सबक होता है इतिहासकारों के लिए भी और इतिहास के लिए भी। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगले भाग में हम पढ़ेंगे सामाजिक श्रेणियां। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।